Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. आज कोई नहीं आया हो ना? मैं नीचे से देख के चला आया भाई। Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? क्लास टॉपिक क्या थी? यानी हॉलीडे से पहले, होली से पहले। हेलो, किसी को ख्याल भी नहीं है मेरे ख्याल से। सब परमिशन बता रहे थे। तो आप लोगों ने ट्राई किया था उस परमिशन को? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस, एक्सेस कंट्रोल पे बात चल रही थी। अब इस एक्सेस कंट्रोल में एक टर्म है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेट करने का क्या क्या डिफरेंट तरीका हो सकता है। जनरली हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं अपने मशीन के ऊपर में पासवर्ड डालकर, फोन पे फिंगरप्रिंट के हेल्प से, रेटिना के हेल्प से, फेस लॉक जिसे बोलते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट में और भी डिफरेंट तरीके यूज, ठीक है। अब वो डिफरेंट तरीके क्या होंगे? इसमें देखो, एक टर्म है यूजर। यूजर का मतलब जनरली हम लोग एक सिस्टम से रिलेट करते हैं कि सिस्टम के ऊपर में जो यूजर डिफाइंड है। अक्सर हम यूजर अकाउंट बनाते भी हैं। लास्ट एग्जांपल में भी मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा था। तो अगर हम यूजर की बात करें तब तो जनरली एक पर्सन का जाता है, लेकिन एक यूजर एक एप्लीकेशन और प्रोसेस भी हो सकता है, एक मशीन भी हो सकती है, या कोई भी डिवाइस जो किसी पर्टिकुलर सर्विस को यूज करे। तो इनमें से यूजर चाहे जो भी हो, एक पर्सन खुद हो, एप्लीकेशन हो,
या फिर कोई मशीन हो, कोई भी हो यूजर, उसमें आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि वो पर्टिकुलर मशीन, यूजर या कोई एप्लीकेशन एक ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, लाइक पासवर्ड, पास फ्रेज, पिन, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावे जैसे टोकन है, टोकन एक मिलता है, एक डिवाइस आती है, टोकन इंसर्ट करना होता है। टोकन के जगह पे स्मार्ट कार्ड यूज होने लग गए। स्मार्ट कार्ड का ऐसे भी यूज देखा होगा आपने, जनरल आप लोगों ने, क्योंकि अभी आपने कभी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की है, ये मेट्रो ट्रेन में सफर किया होगा, एक मेट्रो कार्ड देते हैं, कार्ड स्कैन करो, काम खत्म। सर एक आपका उसमें शो करता है सर यूएसबी पासवर्ड सर, किसमें? यूएसबी पासवर्ड सर, जब विंडोज में जब हम सिक्योरिटी सेट करने जाते हैं सर, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूएसबी पासवर्ड, यूएसबी करके कुछ ऐसे आता है सर। अगर आपको जहां भी ये दिखाई दे रहा है तो वो आपके यूएसबी पोर्ट से रिलेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिफरेंट चीजें जो नेटवर्क सिक्योरिटी केस में ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है, वो मोस्टली हम लोग पासवर्ड वगैरह, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड ये सब दे देते हैं। लेकिन इसकी जगह डिवाइस मिलती है, स्मार्ट कार्ड होता है, कोई पासकोड है, या अलग अलग चीज है जिसका डायग्राम नीचे आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल ऑफ टोकन, डिफरेंट टोकन, ई टोकन, देखे ना, ये डिवाइस, RFID कार्ड्स हैं, स्मार्ट कार्ड है, बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर, इस तरह के टूल्स का यूटिलाइजेशन। कल मैंने जस्ट एक्सपीरियंस किया, एक इस कार्ड की बात कर रहा हूँ। तो देखो अभी नाम नहीं ख्याल आ रहा है, जब टोल प्लाजा से गाड़ी निकलती है, खासकर कॉमर्शियल गाड़ियां, तो देखा मैंने कि उस जगह पे जब हमारी गाड़ी निकलने लगी बस, तो बस का जो ये कंडक्टर बोले, वो बंदा जो है वो पहले ही से एक सामने ही में था, मैं बैठा हुआ, तो एक कार्ड निकाला, हाथ में रखा हो, तो उस वक्त तो मैंने गौर नहीं किया। लेकिन फिर देखा क्या कि वो अंदर से ही शीशे पे उस कार्ड को हाथ से चिपका के पकड़े हुए। Have you seen this kind of activity? फास्टैग सर, हाँ राइट, फास्टैग। फास्टैग सर। हाँ, फिर मैंने सोचा ये है क्या, ये किया क्या, ये तो मेरे को पता था, लेकिन मुझे ये आइडिया था कि ये बस के ऊपर या ट्रक के ऊपर लगाया जाता है, जिसको ऊपर ही से सेंस कर लिया जाता है। बट फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि एक मैनुअली उसको ग्लास में चिपकाने के बजाय जो है वो फास्टैग कार्ड को अपने हाथ से शीशे पे लगा दिया, और जुगाड़ समझो जो भी है, खैर काम हो गया। अब वो फास्टैग कार्ड, यही नाम मैंने पढ़ा होता, उधर लिखा हुआ था फास्टैग कार्ड यहाँ से प्राप्त करें। मैंने जस्ट रिलेट किया कि ओके फाइन, ये कार्ड है और इसका सेंसर सेंस कर लिया, ऑटोमेटिक अमाउंट डिटेक्ट हुआ होगा, काम खत्म। तो इतने स्मार्ट कार्ड्स हैं हमारे पास, तो ये स्मार्ट कार्ड क्यों नहीं ऑथेंटिकेशन में यूज? ठीक है, अब तो सिर्फ टच कराइए, सारा काम, कोई जरूरत नहीं है स्क्रैच करने की, कुछ करने की, सेंस कर लेता है। जब इतनी हाइट से सेंस कर लेता है, मूविंग मशीन में सेंस कर लेता है, तो बात ही है। अब ये टाइम तो गया ही ई टोकन वाला, फिर भी एक टाइम था जब ये यूज होता था। ये सारी चीजें किस चीज के लिए? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब वॉइस रिकॉग्निशन है ही, वॉइस से ओपन होता है कोई चीज, कोड मैच करता है, साउंड आपका मैच करता है, सिग्नेचर वगैरह तो खैर बहुत पुरानी चीज है। यस सर, वो शिवाजी द बॉस मूवी में सर उसका लैपटॉप नहीं खुलता था सर, वैसे।
वॉइस का ऐसे हाँ, अब है कि ये तो एक यूजर के लिए। अब अगर आपको ट्रस्टेड नेटवर्क के लिए चाहिए, तो ट्रस्टेड नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड डिफेंसिव ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आपके नेटवर्क में आ रहे अनवांटेड डेटा को फिल्टर कर सके। तो ये चीजें क्या हो सकती है? ये चीजें हो सकती है फायरवॉल, या फिर कोई भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन कहने का मतलब होता है जस्ट, ये तो आप लोगों को हैक नहीं, सॉरी, समझ लीजिए इंट्रूजन का मतलब कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी, कोई भी ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी जो आपको हार्म कर सकती है, आपके नेटवर्क को, डेटा को, कुछ भी। तो इसके लिए हम लोग जनरली फायरवॉल यूज कर लेते हैं, कोई भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज कर लेते हैं, जिससे हम अपने पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर सके, समझ सके कहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, अब जो भी हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होने के बावजूद भी जो है, हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन टेक्निक होना चाहिए। ये चीजें रिक्वायर्ड है, और भी मेंशन किया। अब स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग आज की डेट में मल्टीपल 2 स्टेप 3 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड डाल भी दिया तो भी आपके मोबाइल पे सिक्योरिटी कोड आएगा, वो सिक्योरिटी कोड डाल दिए। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद जो है, वो कहीं पेमेंट होगा तो कहीं कुछ भी, जिस भी एक्टिविटी में यूज करते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन है, सिक्योरिटी कोड का ट्रांसमिशन या आपके यूजर नेम पासवर्ड का ट्रांसमिशन, इसमें भी हाई इंक्रिप्शन होना चाहिए। और इस हाई इंक्रिप्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग? पब्लिक की, प्राइवेट की का यूज करते हैं। तो एन्क्रिप्शन सिंगल की के भी हेल्प से होता है, डबल की के भी हेल्प से होता है। इतना हेवी अरेंजमेंट करने के बाद कहीं हम समझते हैं कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है, बट कुछ भी कर लो, 100% सिक्योरिटी कहना गलत होगा कि कोई नेटवर्क 100% सिक्योर है। ये आए दिन चेंजेस करने पड़ते हैं, आए दिन नई चीजें आती हैं। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सिक्योर करते हो, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप कोई उसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये एन्क्रिप्शन के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके होंगे। पब्लिक की, प्राइवेट की। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के केस में आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जो मैंने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड की बात की। ठीक है, हेलो। यस 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 सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. वैलिडेशन सर जैसे यूज होता है सर, उस तरीके से। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन ये तो हो गया। 2 फैक्टर्स की बात कर ली हमने, पिंस, बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट। ठीक है, 2 फैक्टर्स को इन शॉर्ट उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओटीपी वगैरह ये सब अब आज के डेट में आपके लिए अननोन चीजें नहीं है। जब इतना कुछ डालने के बाद ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होता है, तो ऑथेंटिकेशन के बाद क्या मिलता है आपको? ऑथराइजेशन। ठीक है, अब ऑथराइजेशन का मतलब सिंपल होता है कि क्या करने का परमिशन, क्या आप क्या कर सकते हैं। तो जिस तरीके का भी हो एनवायरनमेंट, जैसी मशीन, उस मशीन के ऊपर जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स में से आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं। जैसे छोटे बड़े कोई भी एप्लीकेशन, हम लोग जूम ही यूज कर रहे हैं, आप भी जूम पे चल भी रहा है हमारा क्लास, लेकिन सारे ऑथराइजेशन मेरे पास नहीं, जबकि मेरा लाइसेंस वर्जन कॉलेज के थ्रू प्रोवाइडेड आईडी है, उसके बावजूद मेरे पास सारे ऑथराइजेशन।
तो एप्लीकेशन, कोई भी टूल है उसमें जितने रोल्स एंड सर्विसेज हैं, जितने फीचर्स हैं, उसमें से कौन क्या यूज कर सकता है ये डिफाइन करना होता है। और यही टर्म कहलाता है डिफाइंस यूजर राइट्स एंड परमिशंस ऑन अ सिस्टम। ठीक है, अब फिर अगेन वही है, ग्रांट अ यूजर एक्सेस टू अ पर्टिकुलर रिसोर्स एंड व्हाट एक्शन ही इज परमिटेड टू परफॉर्म ऑन दैट रिसोर्स। अब एक्सेस क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ट्रस्ट। एक्सेस क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो कुछ रूल्स, कुछ सर्टेन ग्रुप्स के मेंबर, लोकेशन लिमिटेशन हो सकता है कि कौन सा यूजर किस लोकेशन से कनेक्ट हो सकता है, टाइम लिमिटेशन दे सकते हैं आप कि इस टाइम में ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप पे डिपेंड करेगा, लाइक आप किस तरीके का ट्रांजैक्शन इसके साथ कर सकते हैं। देखते हैं कुछ किसी यूजर का लिमिटेशन हाई होता है, किसी का लो होता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपको कैसी सर्विस दी जा रही है, और आपको जो सर्विस दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज आप लोग बहुत जगह देखते होंगे, जगह ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो सारे यूजर सारा कुछ नहीं कर सकते। हम कस्टमर सारा कुछ नहीं कर सकते, हम कस्टमर्स में भी कैटेगरी बना के रखा है हम लोगों ने। खैर, एक बहुत बड़ा बिजनेस फंडा भी है, सिक्योरिटी फंडा भी। ठीक है, रोल्स, ग्रुप, लोकेशन, टाइम, ट्रांजैक्शन टाइप, सारी चीजों पे आपका बेस्ड होता है कि आप किस तरीके से ऑथराइज हो गए ऑथेंटिकेशन के बाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक डायग्राम जो कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को आपको समझाएगा। चलो ठीक है, कोई सर्विस है, उसे कोई क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है, एक्सेस करेगा तो क्या होगा? पहले ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को क्रॉस करेगा वो, फिर वो ऑथराइजेशन मिलेगी उसको। फाइन, तो ये साइकिल है Yes, sir. है ना? अब देखो, ऑथराइजेशन किस तरीके से दिया जाता है उसके ऊपर बात करें। ऑथराइजेशन क्रिप, when users may process unnecessarily high access privileges within an organization। एक टर्म आता है कि ठीक है ऑथराइजेशन दी जाएगी, लेकिन वैसे यूजर को क्यों दी जाए जो अननेसेसरली हाई प्रिविलेजेस चाहते, जितना उसको जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम ट्रेनर्स ही हैं, तो सिमेज में अगर सिमेज का अपना कोई एप्लीकेशन होता तो उस एप्लीकेशन पे हम ट्रेनर्स को क्या प्रिविलेज चाहिए? सिंपल सिंपल, वैसे तो बहुत सारे काउंट हो जाएंगे, लेकिन सिंपल कि मैं वेबकैम एक्सेस कर सकूं, स्क्रीन शेयर कर सकूं, सारे बैच के डिटेल देख सकूं, स्टूडेंट के डिटेल देख सकूं। लेकिन अगर स्टूडेंट डिटेल में ही अगर कोई ट्रेनर कहता है कि भाई मुझे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो एक ट्रेनर को उसकी क्या जरूरत है मोबाइल नंबर की? चलो आज मेल आईडी आप सबको मिली हुई है, फाइन, बट अब ट्रेनर कहता है कि नहीं उसको मुझे घर का लोकेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए। क्यों? ये तो एडमिन टीम का काम है।
कि वो मोबाइल नंबर का यूज करे एंड मेल आईडी का यूज करे, तो यहीं पे ऑथराइजेशन क्रिप टर्म होता है कि फैकल्टी को जब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल मुरली जो है वो बार बार डिमांड कर रहा है आई एम नॉट एबल टू सी कॉन्टैक्ट नंबर, क्यों? आप क्या करना चाहते हो उस कॉन्टैक्ट नंबर? आपका काम है आपके क्लास में जो बच्चे आए उन्हें प्रॉपरली गाइड करना, दैट्स इट। अब ये चीज नीचे काउंसलर्स के पास होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली कोई बात उसे बतानी है कि भैया तुमने जो फॉर्म सबमिट किया उसमें एरर है कुछ, तो वो उसे कॉल कर सकते, तो उधर समझ में आता। एंड नाउ ऑथराइजेशन में एक कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट टू जीरो। अब डिफॉल्ट टू जीरो का क्या मतलब? स्टार्ट विथ जीरो एक्सेस एंड बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट। मतलब आप अगर किसी नए यूजर को, कोई भी नया यूजर का मतलब आपसे पर्सन नहीं रहा, मल्टीपल चीजों को आप कोई एक्सेस देना चाहते हो तो पहले जीरो एक्सेस करो कि बंदा कुछ नहीं कर पाए, तो यही कहलाता है डिफॉल्ट टू जीरो। अब जब आपने जीरो एक्सेसिंग दिया उसके बाद उसे प्रिविलेज देना स्टार्ट करो। जैसे जनरली आप लोग क्या देखते होंगे, इसका एक एग्जांपल भी है कि कई बार आपसे कहा जाता है कि ये आईडी और पासवर्ड आपके हैं, आप इसे रखिए, ठीक है, और ये 24 आवर्स में, 7 आवर्स में, 48 आवर्स में जो भी है वो एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जांपल एटीएम कार्ड आपने लिया, अब तो खैर अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है एटीएम का भी, फिर भी एटीएम कार्ड रिसीव करने के बाद जब आपको क्या करना पड़ता है, उसे उसका पिन चेंज करना पड़ता है सर धीरे धीरे, अदरवाइज आप इंसर्ट कीजिएगा तो आपके पास में जीरो लेवल प्रिविलेजेस। अब जब आप पिन चेंज करने का काम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको ऑथराइजेशन मिलता है कि अब आप एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा होता है। पहले क्या था, पिन दे दिया जाता था, लोग एक ही पिन 1 2 3 4 5 लिख करके दे दिया गया, वही की पिन तब तक यूज करे जब तक एटीएम गुम ना हो जाए, एक्सपायर। और स्टिल अभी भी है, बिकॉज बहुत मुश्किल से तो लोग पैसे निकालते, बहुत सारे ऐसे लोग। उन बेचारे को अगर पिन बदलने को कह दिया जाए तो बहुत मुश्किल से उन्होंने लास्ट पिन याद रखा था, फिर नया पिन, बेटर एटीएम बंद करा। कुछ ऐसे भी लोग भी। तो खैर कहीं भी ऑथराइजेशन में आईडी जरूर पहले मिल जाती है, बट सारी एक्सेसिंग आपको नहीं मिलती, ग्रेजुअली दी जाती है एज पर नीड। नेक्स्ट है नीड टू नो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को समझना, किसी यूजर के नीड को समझना और नीड के अकॉर्डिंग से प्रिविलेज, ये ऑलरेडी पहले की। दैट यहाँ पे टर्म है नीड टू नो प्रिंसिपल। तो ऑथराइजेशन क्रीप होना चाहिए, डिफॉल्ट टू जीरो से स्टार्ट करना चाहिए ऑथराइजेशन, और अगले यूजर को किस तरह का ऑथराइजेशन देना है ये आपको प्रॉपर्ली पता हो। नेक्स्ट टर्म आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसको आपने सीसीएनए में भी पढ़ा है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मींस आपको प्रिविलेज असाइन करना। वो सिर्फ रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, क्या कर सकता है, अपलोड भी कर सकता है, वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट बात है, ठीक है। अब देखो जहां जरूरत आएगी मैं खुद ब खुद कोई प्रैक्टिकल यूज करूंगा। आपको एक प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ नेटवर्क मॉनिटरिंग से रिलेटेड। वो प्रैक्टिकल है आपका एसएमएमपी से, एसएमएमपी बेस्ड। अब आते हैं
सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन। मीन्स यूजर को ऑथेंटिकेट करना और ऑथेंटिकेशन के बाद में ऑथराइज करना। देखिए इस ऑथेंटिकेशन में कई बार बहुत सारे टर्म यूज हो जाते हैं, जिससे यूजर को बड़ी परेशानी। मल्टीपल स्टेप वेरिफिकेशन लगा देने पे भी परेशानी। मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया होगा आपको, IRCTC लॉगिन इतने मुसीबत कराया। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी फोन पे OTP तो कभी मेल पे OTP दर्ज करते करते फाइनली सक्सेसफुली मैंने क्रिएट। अब यहाँ पे लॉगिन नहीं होता उसमें, हाँ जल्दी लॉगिन नहीं होता है फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाना। हाँ, अब यहाँ पे भी सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन दिया जाता है कि बस आप एक चीज यूज करें और उसके थ्रू साइन, लेकिन वो एक चीज प्रॉपर हो। अब ये काम कैसे? तो उसमें लॉग ऑन साइकिल तो कम होगा ही, साथ में टाइम भी कम होगा। टाइम स्पेंट री एंटरिंग पासवर्ड फॉर द सेम आइडेंटिटी, कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या यूज होगा? तो यहाँ पे देखो, एक रेडियस सर्वर है, एक कर्बरॉस है, स्मार्ट कार्ड बेस्ड है और OTP टोकन। OTP जो हमारे ऊपर आता है दैट इज द टोकन, OTP टोकन। अब यहीं पे एक और सर्वर की बात आती है, वो है टेक्सास सर्वर। खैर उसकी भी बात करें। अब देखो कर्बरॉस क्या है? कर्बरॉस एक प्रोटोकॉल है जो खासकर विंडोज मशीन पे यूज होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो पासवर्ड को हाईली इंक्रिप्टेड मोड में रखता है। अब रेडियस सर्वर का काम मल्टीपल चीजों के, लाइक VPN के थ्रू यूजर को एक्सेस देना, मैप नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन क्रिएट करना कि जिससे ऑथराइज यूजर ही लॉगिन कर पाए। रेडियस जो है वो राउटिंग का भी काम करता है विंडोज बेस्ड मशीन। ठीक है, इसी तरह से स्मार्ट कार्ड बेस्ड OTP यूनिवर्सल। लेकिन जब हम एक ही पॉइंट से सारे यूजर को लॉगिन कराते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज समझ में सामने आता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक क्रिएट हो जाता है। अगर उस पॉइंट को किसी ने हिट कर दिया तो सारी चीजें हिट हो जाएंगी। इसलिए ऐसे केस में हम लोग इन सर्वर्स को, इन चीजों को लोकल नेटवर्क में नहीं रखते हैं, कहीं और ही भेज देते हैं। ठीक है, यूजर जो है अपनी मशीन के थ्रू सर्वर को हिट करेगा, लेकिन सर्वर के थ्रू कोई ऑथेंटिकेशन का काम नहीं होगा। इवन कि सर्वर का भी पासवर्ड वगैरह जो भी है वो सर्वर के थ्रू नहीं बल्कि अगले किसी मशीन के थ्रू होगा, और वो अगला मशीन कहलाता है टकासस सर्वर। टकासस सर्वर का काम है वो अपने पास सारे यूजर नेम पासवर्ड को रखेगा। अगर आपके किसी ने आपके सर्वर को हिट कर दिया या क्लाइंट को भी हिट कर दिया, फिर भी उसे यूजर नेम पासवर्ड देने को नहीं। सर्वर को हिट करेगा, सर्वर के तरफ से रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये कहलाता है टकासस सर्वर। अक्सर हाँ आप लोग मेरे से नीचे आई है, अक्सर हाँ आप लोग मेरे से पूछते थे कि सर अगर मशीन का पासवर्ड टूट ही जाता है तो पासवर्ड लगाने से बेनिफिट क्या है ना? आप बोलते हैं विंडोज 7, 8, 10 विस्टा सबका पासवर्ड ब्रेक हो जाता है, लिनक्स का भी पासवर्ड ब्रेक होता है। तो ब्रेक होना एक गुड फीचर है, जिससे आप खुद ही कभी भूल गए तो आप एटलीस्ट पासवर्ड रिकवरी कर सके। लेकिन
जब इस तरह के रिस्क की बात हो, यहाँ पे रिस्क भी हो जाता है कि अगर अनऑथराइज्ड यूजर इसी टास्क को परफॉर्म करे तब तो वो हमारा सारा सिस्टम एक्सेस कर लेगा। तो बेटर है कि आप अपने पासवर्ड को अपनी लोकल मशीन पे रखें ही ना। उसके लिए या तो सेंट्रलाइज सर्वर रेडियस का इस्तेमाल करें, या टैक्सेस का इस्तेमाल करें, या डायमीटर का इस्तेमाल करें। ये अलग अलग तरीके हैं। राउटर, स्विच, फायरवॉल, सबका पासवर्ड जो है वो किसी और मशीन पे होगा। आप हिट करेंगे अपनी मशीन को, उस मशीन से वो टैक्सेस सर्वर, रेडियस सर्वर या डायमीटर के ऊपर में ट्रांसफर होगा। अब अगर कोई फिजिकली आपके मशीन के पासवर्ड को ही ब्रेक करना चाहे तो हकीकत में वो किसको ब्रेक करना चाहेगा? टैक्सेस को, है ना? तो ये तो बात हो गई कि सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल। अगर डिसेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल की बात करें तब द कंट्रोल ऑफ एक्सेस बाय पीपल हु आर क्लोजर टू द रिसोर्स, नो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट कंट्रोल। नेक्स्ट चीज आती है कि डिसेंट्रलाइज में क्या होगा कि यूजर को मशीन के पास जाना होगा जहां से वो ऑथेंटिकेट करा सके। जब चीजें सेंट्रलाइज नहीं है, तितर बितर पड़ी हुई है, तब तो यूजर अपनी मशीन से ही लॉगिन करेगा, या जिस मशीन पे भी उसे ऑथराइजेशन है उसके थ्रू करेगा। और जब डिवाइड हो जाती है कोई चीज तो फिर आप कंसिस्टेंट कंट्रोल भी उसको नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सेंट्रलाइज ही होती, डिसेंट्रलाइज भी होता है। और डिसेंट्रलाइज चीजों को भी मैनेज करने के लिए कुछ सर्विसेज होती है, जिनमें से एक सर्विस का नाम है SNMP। ये पूरा नेटवर्क के हर एक नोड को ही मॉनिटर करता रहता है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है? तो हर जगह कोई देखो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो यूजर को परेशानी होती ही है। और अगर यूजर को परेशानी हो रही है तो वैसे केस में आपको सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज यूजर पेन लेने को भी तैयार नहीं है और यूजर को हाई सिक्योरिटी भी चाहिए, ये तो ध्यान रखना। जैसे सड़क पे पुलिस की गाड़ी चाहिए कि कभी कुछ हो जाए तो कोई मेरी मदद करने को हो, लेकिन वही पुलिस जब आप ही की चेकिंग करता है तो बड़ा इरिटेशन होता है कि यार जिस चौराहे से गुजरो उस चौराहे पे दिखाना पड़ रहा है, ये सब ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब पॉल्यूशन है, तो ये इंश्योरेंस पेपर है, एक्सेट्रा। तो चीजें चलती हैं। अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर चुका था पिछले क्लास में कि कोई भी एक्टिविटी हो वो अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि उससे रिलेटेड रिपोर्ट फाइल जनरेट होनी चाहिए जिससे आप कभी बाद में भी चीजों को देख सकें कि आखिर हुआ क्या। एक चीज आ रही है, द सिक्योरिटी गोल that generates the requirement for actions of an entity to be traced uniquely to that entity. अब है सिक्योरिटी गोल में एक तो रिक्वायरमेंट का जनरेट होना कि आखिर सिक्योरिटी क्यों। अब जब ये रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाए तो इसे ट्रेस भी करना, इसका मॉनिटरिंग भी करना और उससे रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट करना। SNMP के केस में इसी को MIV रिपोर्ट कहते हैं। जैसे एक टर्म आता है, सेंडर्स कैन नॉट डिनाई सेंडिंग इंफॉर्मेशन। सेंडर जो है वो किसी वजह से डिनाई ना हो जाए कि वो इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता। और अगर सेंडर पूरी निष्ठा के साथ डेटा भेज रहा है तो रिसीवर भी डिनाई ना कर पाए कि मेरे पास में कोई मैसेज नहीं आया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि व्हाट्सएप
अब आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पे आप कोई मैसेज डालते हैं तो अगले को रिसीव होता है, इसके लिए 2 टिक कि हाँ डिलीवर हो गया। अब रिसीवर वैसे केस में ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास रिसीव नहीं हुआ, मेरे पास में है इंफॉर्मेशन, आपने रिसीव किया। अब रिसीव के बाद भी और भी एक स्टेप देता है व्हाट्सएप कि ठीक है, अगर कोई मैसेज रिसीव होता है और उसको अगला यूजर देख लेता है तो कलर चेंज जनरली ब्लू हो जाता है, तो अगला भेजने वाला श्योर हो जाता है कि मेरा मैसेज अगले ने रीड कर लिया। अब देखो लोग उसमें भी आ गए, ये कुछ लोगों के लिए परेशानी हो गई, तो वो सिम ही बंद कर लेते हैं अपना कि मैं कब लॉग इन हुआ कब लॉग आउट हुआ, मैं उसके मैसेज को देखा कि नहीं देखा पता नहीं चलता। लेकिन अगर वो अपना सिम भी बंद कर ले और फिर भी आपके मैसेज को अगर क्लिक कर दिया तो अगले को शो हो जाएगा कि हाँ अगले ने मैसेज पढ़ लिया। इसीलिए यहाँ पे दे रहा है कि सेंडर्स कैन नॉट डिनाई सेंडिंग मैसेज इंफॉर्मेशन, सेंडर को डिनाई नहीं करना है कि वो इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता है, और रिसीवर कैन नॉट डिनाई रिसीविंग। साथ में एक पॉइंट और आता है कि यूजर्स कैन नॉट डिनाई परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्शन। कुछ सर्टेन एक्शन से रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाहिए यूजर की वो ऐसा कर नहीं सकता। जैसे व्हाट्सएप पे आप देखिए कि आपको मैसेज डिलीट करने का ऑप्शन देता है, डिलीट में भी 2-3 ऑप्शन देते हैं। डिलीट फॉर एवरीवन, मतलब वो आपके एंड से भी डिलीट हो जाएगा और अगला उसको कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, इतने देर में जिसने पढ़ लिया तो पढ़ लिया। ऐसा ये सब व्हाट्सएप पे खूब एक्सपीरियंस है आप लोगों को, हम मुझे भी। बट यहाँ पे अगर वो मैसेज मुझे डिलीट करना तो मेरे पास प्रिविलेज होना चाहिए। डिलीट में भी डिफरेंट लेवल बना के दे रहा है। समझ रहे हो? तो चीजें यस सर। सारी आसपास ही हैं, जरूरत है उनको एक प्लेटफॉर्म पे समझना कि क्या ऑथेंटिकेशन है, क्या ऑथराइजेशन है और क्या अकाउंटिंग है। ओके यस सर। Yes, sir. अभी एक पॉइंट और, supports non-repudiation, deterrence, fault isolation, intrusion detection and prevention, and after action recovery and legal action. कह रहा है कि आपकी जो भी एक्टिविटी है वह एक्टिविटी जब परफॉर्म हो और उससे रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट हो तो क्लियरली पता चल जाएगा कि कहां पे फॉल्ट है, कहां कोई इंट्रूजन हुआ है, किसी तरह का वायरस, कोई मेल फंक्शन। ठीक है, एंड देन आप जो है बोलते हैं नॉन रेपुडिएशन या फिर डिटरेंसेस। ये दरअसल में टर्म है आपके डेटा इंटीग्रिटी को लेकर। डेटा इंटीग्रिटी कहने का मतलब ठीक है जो भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें कहीं चेंज तो नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई चीज है तो डेटा रिकवरी का भी ऑप्शन होना चाहिए। डेटा चेंज हो गया कोई बात नहीं, रिट्रांसमिट होना चाहिए डेटा। डेटा किसी वजह से करप्ट कर गया तो उसे रिकवर करने का ऑप्शन होना चाहिए। और इन सब चीजों के साथ अगर कुछ गड़बड़ी चल रही है तो लीगल एक्शन भी इंक्लूड होना चाहिए। तब जो है कोई भी यूजर अपने ऑथराइजेशन का गलत फायदा नहीं उठाए। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं
अब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रिटी के बारे में, डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इंटीग्रिटी। फाइन। अब बाकी आपको ये सब चीजें ही पढ़ा लेता हूं, तब फिर कहीं जाकर के मैं आऊंगा एसएनएमपी के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है अपने पूरे नेटवर्क के सारे डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। Thank you, sir. थैंक यू।